नमस्कार दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने डिटेल से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बना और 1210 तक उनका कार्यकाल रहा। लाहौर में रहता था ज़्यादातर कुतुबुद्दीन ऐबक और ज़्यादा को साम्राज्य विस्तार देखने को नहीं मिला, केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे गजनी और सिंध के शासकों से। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 में मृत्यु हुई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। उसके बाद में एक शासक बने थे जिसका नाम था आराम शाह। अब नाम आराम शाह था तो उसको शासन कौन करने देता, तो आराम शाह 1210 में शासक बने और लगभग 7-8 महीने के आसपास शासक रहे। 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पद से हटाया और स्वयं शासक बन गए। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, शाह तुर्कान, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई, उसकी औलाद जो आराम शाह थी वो योग्य नहीं थी, तो कुछ सरदारों ने इल्तुतमिश को कहा कि आप शासक बन जाओ, और इसी घटनाक्रम में इल्तुतमिश ने आराम शाह का बदायूं में वध कर दिया और बाद में शासक बन गए। आराम शाह की कहानी अपने को याद रखनी है, हमें सीधा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, जिनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसको अल्तमश भी कहा जाता है। 1211 में शासक बने और उनकी क्या उपलब्धियां थी ये हम डिटेल से समझेंगे। तो देखो, इल्तुतमिश की हम बात करें तो इल्तुतमिश भी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह और तुर्किस्तान का गुलाम था, लेकिन इसका जो वंश था इल्बरी तुर्क था, जो कबीला था इल्बरी, तो इल्बरी तुर्क था। कहते हैं कि बचपन में बड़ा खूबसूरत था और उसके भाइयों की उस पर बड़ी जलन होती थी कि यार पिताजी इससे ज्यादा प्यार करते हैं, तो उन्होंने बेच दिया कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश बाद में बिकते बिकते ऐबक के पास पहुंच गया। इल्बरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इल्तुतमिश की योग्यता को देखा तो उसने इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया। तो बदायूं में वो रहा, बदायूं का सूबेदार बनाया गया और साथ ही एक और पद भी दिया गया, सर-ए-जानदार। सर-ए-जानदार का मतलब होता है कि अंगरक्षक सेनाओं का प्रधान जो होता है, अंगरक्षकों का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं सर-ए-जानदार। अब सर-ए-जानदार आप समझना, जानदार का मतलब जान की हिफाजत करने वाला, जान का मतलब जान की हिफाजत करने वाला, तो ये पद भी इल्तुतमिश के पास रहा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी उपलब्धियों की बात करें तो मैंने कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में रहा। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने राजधानी लाहौर से ट्रांसफर कहां की, दिल्ली में की। तो पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी और इल्तुतमिश के समय राजधानी किसको बनाया गया, दिल्ली को। फटाफट से हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि जो इल्तुतमिश की थी वो था अपने विरोधियों को समाप्त करना और अपने सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत थी उसको एक एस्टेब्लिशमेंट देना, स्थायित्व देना, ये काम इल्तुतमिश का था। और इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मानते हैं दिल्ली सल्तनत का। वैसे संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात आए तो इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने विरोधियों को यूं ही छोड़ दिया था, केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ताजुद्दीन यल्दौज की बात करें या नसीरुद्दीन कुबाचा की बात करें तो दोनों से वैवाहिक संबंध, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी रह गई। उसकी मृत्यु के बाद में आराम शाह जब शासक बढ़ा तो ये वापस उनकी इच्छा जागी कि हम भारत पर अपना अधिकार करें। नसीरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज। इल्तुतमिश ने जो यल्दौज था, जो गजनी का शासक था, उसको जनवरी 1216 में तराइन के थर्ड युद्ध में, क्योंकि यल्दौज ने भारत पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया था पंजाब की तरफ, तो इल्तुतमिश ने जनवरी 1216 में तराइन का थर्ड युद्ध, याद रखना तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध अपने को याद होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, लेकिन जो थर्ड युद्ध था वो इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य हुआ था। और यल्दौज कहाँ का था, गजनी का था। तो इसके मध्य युद्ध हुआ और इसके बाद में यल्दौज को इल्तुतमिश ने गिरफ्तार कर लिया और बदायूं के किले में उसकी हत्या करवा दी। दूसरा जो शासक था नसीरुद्दीन कुबाचा था, ये सिंध का था, मैंने पहले बताया था। इसे वैवाहिक संबंध ऐबक ने स्थापित किए थे। इसके साथ युद्ध 1227-28 में हुआ और इस युद्ध में नसीरुद्दीन कुबाचा हार गया और भाग गया। भागते समय सिंधु नदी जो थी वो उसको पार कर रहा था, उसमें डूब गया और मर गया। तो इसका पीछा छूट गया, इसका पीछा छूट गया और ये दोनों बड़े विरोधी हैं, इनको समाप्त करने का श्रेय था इल्तुतमिश के। और इसीलिए उन्होंने भारत में जो सल्तनत काल थी, भारत का जो साम्राज्य था उसको स्थायित्व प्रदान किया। और तीसरा मैं बता रहा था, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बंगाल पर एक स्वतंत्र शासन स्थापित हो गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के समय। वो खुद को स्वतंत्र मानता था
और बंगाल की प्रॉब्लम हमेशा रही। आप मध्यकाल जब पढ़ोगे तो बंगाल के शासक हमेशा स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत होते थे, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर पड़ता है बंगाल। तो जब कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी था तो उसकी कुछ समय बाद में अली मर्दान खां एक व्यक्ति हुआ करता था, उसने हत्या कर दी। अली मर्दान खां इसने हत्या की और उसके बाद में इल्तुतमिश के समय गयासुद्दीन बंगाल बिहार का शासक था। इल्तुतमिश की यह उपलब्धि थी कि जो बंगाल बिहार का क्षेत्र था उसको दो भागों में बांट दिया, बंगाल और बिहार। इस गयासुद्दीन को परास्त किया और बंगाल और बिहार दो प्रांतों में बांटा और इन दोनों के अलग अलग गवर्नर बना दिए गए, मतलब प्रधान बना दिए गए, अमीर बना दिए गए अलग अलग। तो दो भागों में इसको बांटना ये इल्तुतमिश की। अब साम्राज्य एकदम इल्तुतमिश के अधीन था, स्थायित्व इसको मिल गया था। अब देखो बात करें उपलब्धियों की, बात करें तो कुछ और उपलब्धियां थी। 1229 की हम बात करें तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा थे, जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिलाल नासिर, इससे राजनीतिक मान्यता प्राप्त की थी कि आप शासक हो। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को तो केवल दास्ता से मुक्त किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश को शासन का अधिकार प्राप्त किया, शासक के रूप में मान्यता, राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई थी कि आप भारत के शासक हो। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, यह पहली बार हो रहा था। दूसरी बात, मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया था। मंगोल आक्रमणकारी थे, बहुत भयंकर व्यक्ति थे, खतरनाक व्यक्ति थे, चंगेज खां, जिसका आपने नाम इतिहास में पढ़ा होगा। चंगेज खां एक व्यक्ति का पीछा कर रहे थे, मांगबरनी। इस मांगबरनी का चंगेज खां की पुत्री के साथ अफेयर चल रहा था। जब यह पता चला चंगेज खां को, तो चंगेज खां ने मांगबरनी को मारने का फैसला कर लिया। अब मांगबरनी आगे, चंगेज खां बड़ी सेना के साथ पीछे पीछे। मांगबरनी दौड़ता दौड़ता कहां तक आ गया था? भारत की सीमा तक आ गया था। उसने अपना एक दूत भेजा इल्तुतमिश को कि मुझे भारत में आने की परमिशन दो, लेकिन इल्तुतमिश बड़ा होशियार था। उसने सोचा कि यदि मांगबरनी को शरण दे दी जाए तो इसके पीछे पीछे जो तूफान आ रहा है चंगेज खां के रूप में, वो भी आएगा। इसलिए इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण देने से साफ मना कर दिया, उसके दूत की हत्या कर दी। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसका प्रभाव यह पड़ा कि मंगोल आक्रमण जो होने वाला था 1221 में, बाद में हुए थे मंगोल आक्रमण, लेकिन तुरंत जो मंगोल आक्रमण होने वाले थे उससे भारत को सुरक्षित किया था। ये दो और उपलब्धियां थी। नेक्स्ट उपलब्धि की हम बात करें तो मैंने ऐबक के समय बताया था कि ऐबक ने कोई सिक्के नहीं चलाए। जो पुराने सिक्के चले आ रहे थे दिल्ली में, जो पुराने सिक्के चल रहे थे उसी को चलने दिया, क्योंकि वो खुद को शासक ही नहीं मानता था। लेकिन इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी में सिक्के चलवाए, दो सिक्के चलाए, एक टंका और एक जीतल। टंका होता था चांदी का 175 ग्रेन का, शुद्ध अरबी में, और जीतल तांबे का सिक्का था। याद रखना आप, तांबे के सिक्के थे, इनको चलाया। टंका चांदी का और जीतल तांबे के सिक्के इसने चलाए। एक और उपलब्धि याद रखनी, एकता व्यवस्था। भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो इल्तुतमिश के समय हुआ। एकता क्या है? एकता एक क्षेत्र होता था जिसको एकता कहा जाता था, कि उसका एक इक्तेदार बढ़ा दिया जाता था। इक्तेदार मतलब अधिकारी, और उसको तनख्वाह के बदले वो जमीन दे दी जाती थी कि इससे आपको जो पैदावार होगी वो आप प्राप्त करो और सल्तनत की सेवा करो आप। तो मतलब तनख्वाह के बदले जमीन जो देते थे उसको बोलते थे एकता व्यवस्था। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत जो थी वो इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था की बात करूं तो इल्तुतमिश, इब्न बतूता ने कहा है कि इल्तुतमिश के समय उसके किले के सामने, दरबार के सामने दो मार्बल के हाथी होते थे, उसके गले में घंटियां होती थी, उसको बजाने से इल्तुतमिश न्याय करता था। बहुत अच्छी अच्छी बातें इल्तुतमिश की पढ़ी। लेकिन इल्तुतमिश अय्याश किस्म का आदमी था। पहले गुलाम था, लेकिन शासक बनते ही अय्याश हो गया, शराब में डूबा रहता था, लड़कियां चारों तरफ रहती थी, इस प्रकार का शासक था। लेकिन फिर भी इनकी उपलब्धियां ये रही। यदि इल्तुतमिश की सबसे मोस्ट जो बात की जाए तो वो उसने, मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में भारत के जो अमीर थे वो दो भागों में बट गए थे, एक आराम शाह के पक्षधर और एक इल्तुतमिश के पक्षधर। इल्तुतमिश के पक्षधर ने समझाया, इल्तुतमिश को शासक बना दिया, लेकिन इल्तुतमिश को फिर भी डर था कि जो उसके विरोधी हैं वो कभी भी मौका मिलते मुझे हटा देंगे। इसलिए उन्होंने अपने वफादार 40 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया, 40 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया, और इस संगठन को बोलते हैं तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा। क्या बोलते हैं? चालीसा, ये याद रखना। और चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने, और इसको समाप्त करने का श्रेय आ जाता है बलबन को।
जिसको आगे हम पढ़ेंगे। बलबन ने इसको समाप्त किया था। तो 40 व्यक्तियों का संगठन बनाया। ये संगठन बनाने का कारण जो था वो उसके विरोधियों को समाप्त करना या विरोधियों से मुकाबला करने के लिए। विरोधी कौन थे? एक तो थे कुतुबी सरदार थे जो कि कुतुबुद्दीन के समय पावरफुल थे। एक थे मुईजी, ये मुईजी मोहम्मद गोरी के समय के शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनको मुईजी बोला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के कुतुबी कहा जाता था। इसके डर से, इनसे बचने के लिए इल्तुतमिश ने किसका गठन किया? चालीसा का गठन किया। बहुत बार सवाल आया हुआ है, चालीसा दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। समाप्त किसने किया? बलबन। नेक्स्ट हम बात करें तो स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में इल्तुतमिश के समय 3 स्ट्रक्चर की हम बात करें, 3 कंस्ट्रक्शन हुए थे। एक एतारकिन का दरवाजा, याद रखना, एतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने नागौर में बनवाया था। अब ये प्रसिद्ध क्यों है भाई एतारकिन का दरवाजा? एतारकिन का दरवाजा को देखकर ही अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। तो बुलंद दरवाजे का पूर्वगामी था एतारकिन का दरवाजा। कहां है? नागौर में, याद रखना। दूसरे कुतुब मीनार, जिसका प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। बलबन के समय भी इसका स्ट्रक्चर बना था। तीसरी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं, मदरसा नासिर बना था। यह उसका एक बेटा हुआ करता महमूद, और मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था और इसी की याद में मदरसा नासिर बनाया गया था। ज्यादा मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो विजय अभियान, उसने राजस्थान में विजय अभियान प्रारंभ किया था, लेकिन कोई खास इल्तुतमिश की सफलताएं नहीं रही। देखो रणथंबोर अभियान चलाया था, वीर नारायण उस समय शासक थे। जालोर, बयाना, सांभर, अजमेर, नागौर, यहां उन्होंने अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया था। कोई खास उपलब्धि नहीं है और नहीं ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। रणथंबोर के शासक जरूर वीर नारायण, जिसको राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ग्वालियर में उन्होंने विजय प्राप्त की थी और उसके शासक थे मंगलदेव। ग्वालियर के शासक थे मंगलदेव, उसको परास्त इल्तुतमिश ने किया था। भिलसा और उज्जैन को भी उन्होंने लूटा। उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसमें लूटने का और भिलसा के मंदिरों को तोड़ने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश और जैतर सिंह का युद्ध बड़े राजस्थान की हिस्ट्री में बड़ा महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश और जैतर सिंह मेवाड़ के शासक थे। उनका थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता दूं कि 1227 में, इसको याद रखना मोस्ट है, राजस्थान हिस्ट्री में पूछा जाता है, बूथाला का युद्ध। जैतर सिंह मेवाड़ के बहुत पावरफुल शासक थे, उनसे इल्तुतमिश का युद्ध हुआ था और ये युद्ध कहलाता है बूथाला का युद्ध 1227 में, जिसमें जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था। इल्तुतमिश जीता नहीं, जैतर सिंह ने इसको परास्त किया था। और इसका जिक्र, ध्यान, इंटरेस्टिंग बात, इसका जिक्र जो आता है जय सिंह की हमीर मद मर्दन, एक किताब है, पुस्तक है। इस पुस्तक में बूथाला का युद्ध या इल्तुतमिश की पराजय का जिक्र आता है। अब यह नाम हमीर मद मर्दन, मद का मतलब होता है अहंकार, घमंड, मर्दन का मतलब होता है तोड़ना, और इसका मतलब हुआ हमीर का घमंड तोड़ना। तो यार हमीर का घमंड, इसमें जैतर सिंह और इल्तुतमिश पराजित हुआ, तो इसमें हमीर का घमंड कैसे टूट गया? हमीर तो कोई शासक दूसरा था, जिसका इतिहास, राजस्थान इतिहास में आप पढ़ते हो। देखो हमीर का मतलब यहां है अमीर। जैसे सल्तनत काल में बड़े व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था, तो अमीर से ही क्या लिख दिया? हमीर। तो उस अमीर कौन, किसके लिए आया? हमीर कौन था इसमें? इल्तुतमिश। याद रखना, सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि हमीर मद मर्दन में हमीर कौन सा शासक था, तो हमीर शासक था इल्तुतमिश, क्योंकि हमीर के लिए क्या हुआ? हमीर अमीर से बना हुआ है और अमीर उस समय कौन था? इल्तुतमिश था। तो हमीर मद मर्दन में इसका जिक्र। लास्ट जो इल्तुतमिश का अभियान था वो बामियाना अभियान था और उसमें उस समय बीमार हो गया। मैं कह रहा था कि सुरा और सुंदरी का बड़ा शौकीन था और लास्ट में कहते हैं कि उनको यौन रोग हो गया था और धीरे धीरे उस यौन रोग से उसकी मृत्यु हो गई 1236 में। 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हुई और दिल्ली में ही इसका मकबरा बना हुआ। इससे बाहर का इल्तुतमिश से कुछ नहीं याद रखना अपने को। सिंपल से इल्तुतमिश की कहानी थी। इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली महिला शासिका, उनकी उपलब्धियां, शाह तुर्कान के बारे में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, किस प्रकार राज्य पर उसने कंट्रोल किया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हिस्ट्री के ऐसे ही टॉपिक में लेकर आता रहूंगा, लेकिन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।